आज तक जितनी भी सभ्यताएं आई, हमारी सभ्यता सबसे एडवांस मानी जाती है। लेकिन ये कहा किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने खुद ही डिसाइड कर लिया हो, जबकि धरती पर हम पहली एडवांस सिविलाइजेशन नहीं, बस एक रिपीटेड चैप्टर हो। अगर ऐसा है तो हम उस एडवांस सभ्यता को आज तक ढूंढ क्यों नहीं पाए? सवाल तो ये भी उठता है कि अगर हमारी पूरी सभ्यता किसी दिन खत्म हो जाए तो क्या करोड़ों साल बाद आने वाली अगली सभ्यता ये जान पाएगी कि कभी हमारी भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी? हमने जो रॉकेट बनाए, इंटरनेट चलाया, क्या इनका कोई निशान नहीं बचेगा? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए 2018 में आई एक थ्योरी जिसे कहा जाता है साइल्यूरियन हाइपोथेसिस। क्या है ये हाइपोथेसिस, और अगर भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे शहर, हमारी पहचान सब मिट जाए तो क्या हमें भी बस एक भूली हुई कहानी की तरह बुला दिया जाएगा, या फिर कोई हमारी परतों में दबे राज को खोज लेगा? आखिर क्या होगा हमारी सभ्यता का? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। आज तक जितने भी एक्सोप्लैनेट्स को हमने देखा है, उनकी रिसर्च से पता चला है कि हम धरती की प्रोबेबली सबसे इंटेलिजेंट या फिर ओनली इंटेलिजेंट लाइफ हैं। सवाल तो ये भी है कि हमारे पास में भी उतने ही इंटेलिजेंट लोग पहले रह चुके हैं। इसी विचार को कहा जाता है साइल्यूरियन हाइपोथेसिस। अगर इस हाइपोथेसिस की बात की जाए तो इसे 2018 में गेविन स्किमिजेट और एडम फ्रैंक ने प्रपोज किया था। अपनी एडवांस सिविलाइजेशन की खोज में हम इतने इग्नोरेंट और सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि हमने अपने आप में ही मान लिया है कि जो भी सभ्यताएं पहले थीं वो हमारी वर्तमान सभ्यता से ज्यादा एडवांस नहीं हो सकती, जबकि किसी ने इस बात पर गंभीरता से सोचने की कोशिश भी नहीं की कि पुरानी सभ्यताएं कितनी एडवांस हो सकती थी। हालांकि हमें उसके कोई एविडेंस नहीं मिले, मगर एडवांस सिविलाइजेशन के फॉसिल रिकॉर्ड्स शायद अननोटिसेबल भी हो सकते हैं। क्योंकि आप सोच कर देखिए, अगर कल को हमारी सभ्यता का विनाश हो जाए तो आपको क्या लगता है कि इसके 100 या 200 मिलियन साल बाद क्या अगली सिविलाइजेशन हमारे बारे में जान सकेगी? आखिर इसके कितने चांस हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा? और क्या अगली जनरेशन कभी मान पाएगी कि उनसे पहले भी एक एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी? क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े मैनमेड स्ट्रक्चर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ तो तबाह हो जाएगा। तो फिर उन्हें पता कैसे चलेगा कि वर्तमान सभ्यता कितनी एडवांस थी? हमें पता है, अब आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि इंसानियत ने इतने बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स मशीनें और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। आखिर किसी न किसी को तो फॉसिल के रूप में हमारी एग्जिस्टेंस और एडवांसमेंट के सबूत मिल ही जाएंगे। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो आज से 100 मिलियन साल बाद फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे फॉसिल्स मिल पाने की संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि भले ही हमारी पॉपुलेशन 8 बिलियन के करीब है, फिर भी हम धरती के केवल 14.6% लैंड पर ही इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर करते हैं। साथ ही इंसानों के ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि दांत और हड्डियां इतनी टिकाऊ नहीं होती कि वो 100 से 200 मिलियन साल तक डिग्रेडेशन से बच पाएं। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमें इस धरती पर आए हुए कुछ 3 मिलियन साल ही हुए हैं, और अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और प्लास्टिक की बात की जाए तो इसे आए हुए केवल लगभग 300 साल ही हुए हैं। तो अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए और हमारी सिविलाइजेशन का विनाश हो जाए और उसके बाद कोई नई सभ्यता आए, तो 100 या 200 मिलियन साल बाद धरती की एडजस्टेड लेयर्स में हमारे डायरेक्ट एग्जिस्टेंस का कोई ऐसा डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा जो उन्हें बता सके कि हमारी सभ्यता कितनी एडवांस थी। यानी अगर फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ही देखा गया तो 200 मिलियन साल बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कभी हम भी इस धरती पर थे। हमारी सभ्यता की उन्नति की कहानी को तो भूल ही जाइए। इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे अस्तित्व को फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट्स के सामने प्रूव कर सके। अब सवाल है कैसे? इसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड है, और वो है कार्बन। असल में ये बात है लगभग 18वीं सदी की। 18th सदी से ही ह्यूमन एक्टिविटी ने बहुत सारी कार्बन को हवा और पानी में मिला दिया है, और यही कार्बन फ्यूचर जनरेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लू बन सकता है। भले ही हमारी धरती अपने पूरे लाइफ स्पैन में कई बार वॉल्केनिक इरप्शन जैसी नेचुरल वजहों से ग्लोबल वार्मिंग एक्सपीरियंस कर चुकी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन से जो CO2 निकलती है उसमें कार्बन का हेवियर आइसोटोप यानी C13 ज्यादा होता है, जबकि फॉसिल फ्यूल जलाकर जो CO2 निकलती है उसमें लाइटर आइसोटोप यानी C12 ज्यादा होता है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कार्बन का ये लाइटर आइसोटोप यानी C12 ऑब्जर्व करना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए उनसे बनने वाले फॉसिल फ्यूल्स में मेजरली C12 भी पाया जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या फ्यूचर जनरेशन केवल इतने से डेटा के आधार पर हमें एक एडवांस सिविलाइजेशन के रूप में साबित कर पाएगी? अगर साइंटिफिक स्टडीज की बात की जाए तो देयर इज नो सच थिंग एज टू मच डेटा, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी हाइपोथेसिस को थ्योरी में बदलने और थ्योरी को एक मॉडल में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। हमारे केस में अगर देखा जाए तो अनयूजुअल सेडिमेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स एक बड़ा क्लू बन सकते हैं, क्योंकि हर एडवांस सिविलाइजेशन अपनी अनगिनत सेडिमेंटल लेयर्स में एक अनयूजुअल या यूनिक छाप छोड़ जाती है, और फ्यूचर जनरेशंस को बस उन्हीं पर फोकस करना होगा। एग्जाम्पल के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को ही देख लीजिए, इनमें नाइट्रोजन की भारी मात्रा होती है। जब रेनफॉल होता है तो ये एक्सेस नाइट्रोजन कोस्टल वाटर में डिसॉल्व होने लगता है, जिससे वहां की माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसी जगहों पर फंगस और बैक्टीरिया इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा गिरने लगती है और वो पूरा एरिया डेड जोन बन जाता है।
इस कंडीशन को हाइपोक्सिया या एनोक्सिया कहा जाता है। हाइपोक्सिया मतलब कम ऑक्सीजन और एनोक्सिया मतलब ऑक्सीजन नहीं। अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको के कोस्टल रीजन की बात करें तो वो इस फिनोमेना पर परफेक्ट एग्जांपल है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि आज ये एक डेड जोन बन चुका है और इसके पीछे मेजरली ह्यूमन एक्टिविटीज ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि ये डेड जोन अभी हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि फ्यूचर में ये हमारी हिस्ट्री को जिंदा कर सकता है। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, स्पेशल ऑर्गेनिजम्स सैकड़ों साल तक मिट्टी में दबे रह सकते हैं और फिर ये डेड जोन्स बायो एडमिशन नाम की प्रक्रिया को स्थिर बनाए रखते हैं, यानी कीपिंग द एविडेंस इन द सॉइल लेयर्स इंटैक्ट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो नेचुरली नहीं बनती, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs, C2FX और SF6, या फिर रियल मेटल्स जैसे गोल्ड, निकल, प्लेटिनम और रेडियो एक्टिव ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स जैसे प्लूटोनियम 244 और क्यूरियम 247। ये सभी चीजें या तो आर्टिफिशियल होती हैं या फिर जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं। यानी अगर किसी एक ही सेडिमेंट्री लेयर में ये सब ज्यादा मात्रा में मिलती हैं, तो ये स्पष्ट रूप से एक संकेत होगा कि उस दौर में कोई एडवांस सिविलाइजेशन थी। यानी कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को अगर हमारी एडवांसमेंट को प्रूव करना है तो 4 चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर 1, C12 के मुकाबले C13 आइसोटोप का ड्रॉप होना। नंबर 2, ओशनिक कैल्शियम कार्बोनेट में O16 की जगह पर O18 का होना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीधा सीधा ग्लोबल वार्मिंग का संकेत होता है। नंबर 3, वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन की कमी जिससे एनोक्सिया जैसी स्थिति पैदा होती है। और नंबर 4, सिंथेटिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का प्रेजेंस हमारी मिट्टी में ज्यादा मात्रा में पाया जाना। और यही है साइलूरियन हाइपोथेसिस की कहानी। अगर साइलूरियन हाइपोथेसिस को प्रपोज करने वाले एडम फ्रैंक की बात की जाए तो उन्होंने खुद एटलांटिक, आर्कटिक और एंटार्क्टिक इलाकों के अपने आर्टिकल में ये क्लियर किया था कि ये हाइपोथेसिस ऐसी है जिसे वो खुद भी पूरी तरह सच मानने का दावा नहीं करते। एक्चुअली ये एक सोचने का अच्छा और इंटरेस्टिंग तरीका है और इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। मगर हैरानी की बात यह है कि ऐसी बहुत सी चीजें हमारे पास भी हो चुकी हैं, जैसे कि पहली मशीन थर्मल मैक्सिमा यानी पेलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम, यानी कि आज से लगभग 56 मिलियन साल पहले जब धरती एक बड़े ट्रांजिशन से गुजर रही थी, तब ग्लोबल टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ गया था और ये सब कुछ केवल 5000 साल के भीतर हुआ था। कंसेंट्रेटेड इग्नियस प्रोविंसेस में वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे और उनकी वजह से फॉसिल फ्यूल बर्न हुआ, जिससे फॉसिल कार्बनिक C12 एटमॉस्फेयर में काफी मात्रा में बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद कई ऐसी चीजें नोट की गई, जैसे सेडिमेंट्री लेयर्स में कुछ मेटल्स का कंसेंट्रेशन नॉर्मल से भी कहीं ज्यादा पाया गया। तो क्या ये सब एक बेसलाइन के तौर पर हुआ था या फिर ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का इनडायरेक्ट सबूत है? आपको क्या लगता है, क्या हमसे पहले भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी? अगर हाँ तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो